पीडीएफ डालने में, अपलोड, कुछ भी इश्यू आ रहा हो आप कांटेक्ट कर सकते हो शैलेश सर को। चलिए, सो लास्ट क्लास में आपने किरचॉफ के लॉज पढ़े। किरचॉफ के लॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉ भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसके ऊपर से आपको एक न्यूमेरिकल भी सर ने करवाया होगा, वो उस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और अब जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, या नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक हम करेंगे, वो सभी किरचॉफ पर बेस्ड होने वाले हैं। तो आपकी किरचॉफ की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी जरूरी है कि किरचॉफ ने दो रूल्स दिए थे। एक जंक्शन रूल था जो बताता था सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन, और एक बताता था एक क्लोज लूप में अगर आप अलग अलग एलिमेंट्स के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो सबका सम जीरो होगा। तो ये दो रूल्स थे। सो अब मैं उसको पूरा रिवाइज नहीं करवा पाऊंगा, मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जा रहा हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। I again repeat, Wheatstone bridge is a device which is used to find out the value of unknown resistance. जितने स्टूडेंट लेट आ रहे हैं प्लीज टाइम पे आने का ट्राई कीजिएगा हर बार, क्योंकि मैं हर बार तो नहीं रुक पाऊंगा, फिर आप बीच में से एंट्री लोगे तो आपको ही नहीं समझ आएगा। तो सबके नोट्स में व्हीटस्टोन ब्रिज वाला पार्ट खुल जाना चाहिए जहां पर वो नोट्स में दिया गया है। पेज नंबर खुद ढूंढ लो। बाकी मेरे को सही में नहीं पता, मैं मेरा भी ढूंढ लेता। एक नोट से जिसमें 164 है, वो जीएसीबी के हो सकते हैं वो नोट्स। सो सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड, 167 पर होगा सीबीएसई में, शानी मृदुल ने बता दिया है। क्या क्या क्वेश्चंस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यही पूछा जाएगा, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको ये अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए, तो ही तो ज्ञान बांट पाओगे किसी को। आपको ये पता होना चाहिए, क्या एक तरीका रेजिस्टेंस को निकालने का ओम्स लॉ होता है, R इज इक्वल टू V बाय I, बट उस मेथड से जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वो एक्यूरेट नहीं होता है। क्यों? मैंने वीडियो अपलोड किया है मेरा आपके ग्रुप पे, आप जाके देख सकते हो उसके पीछे का रीजन। बट अगर उसके थ्रू एक्यूरेट नहीं होता है निकाल पाना, तो कोई दूसरा मेथड ढूंढना जरूरी था। तो हमने एक डिवाइस बनाया, जिस डिवाइस का नाम क्या रखा, व्हीटस्टोन ब्रिज। ये व्हीटस्टोन ब्रिज का मेन पर्पस क्या है कि अगर मैं आपको हाथ में एक रजिस्टर दे दूं तो उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा वो निकालने में ये डिवाइस हेल्प किया करेगा। अब इसका कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ डिवाइसेस में हम यूज करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए, तो वो मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉपिक, जो डिवाइस हम पढ़ रहे हैं, अब सब डिवाइस ही आएंगे आपके सिलेबस में, चैप्टर नंबर 3 में जितना भी बचा है। पहला डिवाइस है व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या ये क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज का काम? इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद मोर एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ज्यादा एक्यूरेटली ये तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट जो आपसे पूछा जाता है, ये सब एग्जामिनर वाइवा के क्वेश्चंस बता रहा हूं, दूसरा पार्ट आपसे जो पूछा जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, on what principle, on which principle it is based। तो आपको ये पता होना चाहिए, प्रिंसिपल नहीं बोलूंगा, एक कंडीशन होती है कि कौन सी कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज पे लगती है तभी हम अननोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो वो होती है उसकी बैलेंस्ड स्टेट। कहीं पर नोट्स में ये टर्म लिखा होगा, बैलेंस्ड स्टेट। एक व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी स्टेट पे वर्क करता है, उसकी बैलेंस स्टेट पर। बेसिकली अरेंजमेंट क्या होगा कंस्ट्रक्शन वाइज, एक रेजिस्टेंस होगा R1, एक रेजिस्टेंस होगा R2, एक रेजिस्टेंस है R3, और एक रेजिस्टेंस है R4। ये पॉइंट ए,
ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। पॉइंट बी और डी को डायगोनली अपोजिट आर्म्स पॉइंट्स बोल सकता हूं, टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। पॉइंट बी और डी के बीच में हमने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। पता है गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्टमीटर, ये सुने? तो जिसको नहीं पता है वो बता देता हूं मैं। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस which is used to measure as well as detect current in the circuit. अगर किसी सर्किट में करंट दौड़ रहा हो तो हमको चेक करना है दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा है, उसके लिए हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। जब तक इसकी सुई हिलती रहेगी दैट मींस इसमें से करंट पास हो रहा है, मतलब इसकी सुई का ये डिफ्लेक्शन ही बताता है कि इसमें से करंट पास हो रहा है। तो हमने बी और डी के बीच में लगा दिया गैल्वेनोमीटर, और बचे हुए टू डायमेट्रिकली अपोजिट आर्म्स पॉइंट्स जो है उसके बीच में हमने लगा दी एक बैटरी अलोंग विथ की। ये इसका कंस्ट्रक्शन होता है। अब इस कंस्ट्रक्शन में जो R1/R2 होता है, ये रेशो आपको पहले से ही पता होता है। R1/R2 का जो रेशो होता है वो पहले से ही पता होता है, ये मेरे लिए नोन होता है। R3 आप देख सकते हो थोड़ा अजीब सा बनाया है मैंने। R3 है होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, सुना है इससे पहले? एक ऐसा बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है, आपकी लैब में आपको जाने का मौका नहीं मिला, जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करा सकते हो। मतलब ये एक टाइप का वेरिएबल रजिस्टर है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब जिसकी वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करा सकते हो, सॉर्ट ऑफ रेयोस्टेट। ठीक है, सही बात है, पर रेयोस्टेट अलग होता है एंड रेजिस्टेंस बॉक्स अलग होता है। रेयोस्टेट एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसपे आप मूव करा के रेजिस्टेंस चेंज कराते हो, और रेजिस्टेंस बॉक्स में कीज होती है, ऐसे एक की उठाई दूसरी की उठाई, इस तरीके से अलग अलग रेजिस्टेंस की कीज होती है। तो वो भी आपको मौका मिलेगा इस साल स्कूल में जब जाओगे, अगर गए तो। सो R1/R2 नोन है, ये रेशियो हमें पता है ऑलरेडी। R3 एक वेरिएबल रजिस्टर है विच इज ऑल्सो नोन टू अस, बिकॉज सेट तो आप ही कर रहे हो तो वैल्यू तो आपको पता होगी। और R4 अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और इनको हमने इस कॉम्बिनेशन में लगा दिया है गैल्वेनोमीटर और बैटरी के साथ। ये तो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताया। अब समझिए, मैंने आपको बोला कि आपका जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कौन सी स्टेट पर काम कर रहा है? बैलेंस्ड स्टेट। अगेन रिपीट, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी स्टेट पे वर्क करता है? बैलेंस स्टेट। तो दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज दिस बैलेंस स्टेट? बैलेंस स्टेट का मतलब, ये आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है, एग्जामिनर वाइवा में भी पूछ लेता है। जब करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, आईजी मतलब क्या है? करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, जो इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है, जब उस करंट की वैल्यू 0 हो जाती है तब हम बोलते हैं हमारा सर्किट, हमारा ये ब्रिज बैलेंस हो चुका। ब्रिज इसलिए किया जाता है, बी से डी को जोड़ रहा है गैल्वेनोमीटर, ए से सी को जोड़ रहा है बैटरी, एक ब्रिज की तरह, इसलिए वर्ड ब्रिज यूज किया गया है। तो जब करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, आप बोलोगे आपका ब्रिज या आपका ये सर्किट क्या हो चुका है? बैलेंस्ड। तो अगर आपसे पूछे, वेरी गुड टिया, विच इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, करंट 0 होने का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर की सुई हिलना बंद हो जाएगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो एग्जैक्टली सेंटर में आगे रुक जाएगी, सेंटर में उसकी वैल्यू दिखाता है 0। ऐसा एक डिवाइस है, यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जा सकता है, वो सेंटर में आ जाएगा। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज? व्हीटस्टोन ब्रिज इज अ डिवाइस which is used to measure unknown value of resistance with more accuracy and precision. First. Second, what is balanced state of Wheatstone bridge? तो आंसर करिएगा, when no current is passing through galvanometer, ये होती है एक Wheatstone bridge की बैलेंस स्टेट। What is balanced state?
when current across galvanometer is 0. पार्श्व करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, बट गैल्वेनोमीटर एक मल्टी फंक्शनल डिवाइस है। जो पहली चीज, मैं यहाँ पे करंट को मेजर नहीं करना चाहता हूं, मैं उसे डिटेक्ट करना चाहता हूं कि वो फ्लो हो रहा है या नहीं, इसलिए मैंने गैल्वेनोमीटर यूज किया। और गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस मैं करूं तो मैं उसको एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बना सकता हूँ। ये आपके 4th चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, तो आप वहां पे रुकिएगा। सबको क्लियर है? बैलेंस स्टेट, व्हाट इज बैलेंस स्टेट? व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। अब थर्ड क्वेश्चन, in balanced state what will be the relationship between R1 R2 R3 R4? जब हमारा सर्किट बैलेंस्ड होगा तो R1 R2 R3 R4 का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ क्या होगा? तो वो होगा R1 by R2 is equals to R3 by R4। जब मेरा सर्किट बैलेंस होता है तब R1 R2 R3 R4 इस तरीके से कोरिलेट करते हैं। अब आप बताइए, अगर आपको R1 by R2 का रेशियो पहले से पता हो, R3 का वैल्यू आप ही ने सेट किया हो, तो क्या R4 निकाला जा सकता है? ऑब्वियसली बात है, 4 में से 3 चीजें पता है तो 4th वन तो फाइंड की जा सकती है। तो R4 हम फाइंड कर लेंगे। R4 क्या होगा? R1 by R2 इंटू R3। ऐसा मैं सोचता हूं बोलने का, पर बोलूंगा नहीं क्योंकि ये मैंने गलत लिखा है। ये 1 by R3 हो जाएगा शायद, देख लेना सही लिखा हो मैंने, बस उल्टा कर लेना, उल्टा कर लेना। शिफ्टिंग विफ्टिंग तुम्हारे ऊपर है, शिफ्टिंग सिर्फ यहां से R4 को सब्जेक्ट बनाया मैंने। यहां तक क्लियर है मेरे 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए? ऑलराइट। क्या जादू होगा कि एकदम से करंट अक्रॉस गैल्वेनोमीटर 0 हो जाए? नो, ये एक ट्रायल आपकी होती थी ना, ट्रायल मेथड, क्या बोलते थे, नाम ही भूल गया मैं तो। ठीक है, अब ठीक है, इस ट्रायल एंड एरर मेथड। R1 R2 की वैल्यू क्या चेंज कर सकते हो? नहीं, वो नोन है पर चेंज नहीं की जा सकती। तो आपको क्या करना है, बार बार R3 के वैल्यू को चेंज करा के देखो आप, क्योंकि ये वेरिएबल रजिस्टर है, हर बार आपकी ये सुई हिलती रहेगी। स्कूल की बात कर रहा हूं, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ R आपको मिलेगा जिस वक्त ये सुई हिलना बंद हो जाएगी। उस केस में आप बोलना, मैम मेरा सर्किट, मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया है। बैलेंस का मतलब व्हेन IG इक्वल्स टू 0। इसका सुई हिलने का, ना हिलने का मतलब क्या है? कोई करंट पास नहीं हो रहा है इस ब्रांच में से। और इन दैट केस व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीस 4 रजिस्टर? R1 by R2 is equal to R3 by R4। एक कॉमन मिस्टेक्स मैं हर साल स्टूडेंट को फेस करता हुआ देखता हूं। आज से 2 हफ्ते बाद मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 50% स्टूडेंट, सर R1 by R2 is equal to R3 by R4। क्या ये बैलेंस कंडीशन बताई है मैंने? नो। बैलेंस कंडीशन का मतलब था जब करंट गैल्वेनोमीटर में से पास ना हो, IG इक्वल टू 0। फिर आपसे पूछा जाए कि भाई इन दैट सिचुएशन आपका R1 R2 और R3 R4 में रिलेशनशिप क्या होगा, तो आप ये बताएंगे दिस इज नॉट बैलेंस स्टेट, दिस इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ बैलेंस स्टेट। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों वो मैं डिराइव करवाऊंगा कि भाई मुझे कैसे पता लगा जब IG का वैल्यू 0 हो तो ये ऐसे ही कोरिलेट करेंगे, वही डेरिवेशन में सीखना है और वहां पे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। सभी को किरचॉफ के लॉज लगाने आ गए हैं? सर ने लास्ट क्लास में आपको एक न्यूमेरिकल में लगवाया होगा। सब कुछ डिपेंड करता है उस पे कि आपको वो आगे का पार्ट जो मैं करवाऊंगा उसको समझ आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले मेरे पास करा हुआ है तो मैं टाइम मेरा सेव कर सकता हूं। ये मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है। सबसे पहला रूल, बैटरी से अगर आई करंट निकल रहा तो आई करंट मान लेते हैं कि यहां पे जंक्शन पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसका I1 करंट R1 के अक्रॉस गया और I2 करंट R2 के अक्रॉस गया। यहां तक क्लियर? अब जब ये I1 इस जंक्शन पे पहुंचेगा तो कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। जो करंट गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस गया मैंने IG लिख दिया और बचा हुआ करंट टोटल I1 माइनस IG वो R3 के अक्रॉस चला गया।
अब आप देखो, जंक्शन रूल लगा रहा हूं, सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन, इधर से कितना आ रहा है I2, इधर से कितना आ रहा है IG, सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ करंट लीविंग दैट जंक्शन, मतलब जितना आया है उतना ही जाएगा। तो I2 इधर से आया, IG इधर से आया, दोनों का सम होके इस ब्रांच में चले गया I2 प्लस IG। चाल से ऑलराइट, अगेन सम ऑफ करंट एंटरिंग इनटू द जंक्शन, कुछ इधर से करंट आ रहा है, कुछ इधर से करंट आ रहा है, दोनों करंट ऐड होके इधर जाएगा, IG से IG कैंसिल, जो इधर करंट गया वो क्या था I1 प्लस I2, और I1 प्लस I2 ही क्या था I। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने जो डायरेक्शन करंट के बताए हैं वो सही है या नहीं? तो आपको सर ने शायद बताया हो, शायद नहीं भी बताया, भूल गए हो। चेक करने का तरीका क्या होता है, बैटरी से जितना करंट निकला है अगर उतना करंट पहुंच रहा है मतलब आपके सब करंट के डायरेक्शन सही है, वैल्यू सही है। बट अगर आपका बैटरी से I निकलता और इधर I1 पहुंचता मतलब आपने इधर ही झोल कर दिया है। तो किसी भी न्यूमेरिकल में किरचॉफ के आगे मत बढ़िएगा अगर आपका ये चेक रॉन्ग निकल के आता है। तो सबसे बेस्ट चेक करने का तरीका यही है, जितना करंट निकला हो बैटरी से उतना ही पहुंचना चाहिए, मेरा उतना ही पहुंच रहा है, तो मतलब डायरेक्शंस ऑफ करंट सही है, जो वैल्यूज हमने बताई है। यहां तक क्लियर? ऑलराइट, सबसे पहले मैं लूप कंसीडर करूंगा ABDA, ABDA इसी टाइप का वो न्यूमेरिकल करवाने के लिए मैंने आपको सर को कहा था, तो इसलिए कहा था कि ये जब मैं करवाऊं तो आपको वो थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखे। तो पहला KVL में लगाऊंगा इस लूप में ABDA, कभी कभी भी लूप को यहां पर मत छोड़ देना, लूप का मतलब होता है क्लोज पाथ, तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं तक लेके जाना पड़ेगा। तो A से स्टार्ट किया था, A पर ही खत्म होगा, तो ABDA ये मैंने लिख दिया फर्स्ट लाइन में। अब देखिए A से B, एक बार समझने पे फोकस कीजिए, लिखने के लिए मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा क्योंकि 30 मिनट अब आप दोनों करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, मैं चाहता हूं पहले समझ लो आप, क्योंकि इससे अगला टॉपिक जो मैं करवाऊंगा वो इसका एक्चुअली एप्लीकेशन, तो ये समझ में आएगा तो वो समझ में आता है और वो एग्जाम में आता है ज्यादातर। देखिए A से B में, क्या मैं लूप में A से B जा रहा हूं, ABDA में मेरा लूप क्या है A से B से D से A, और क्या करंट भी A से B जा रहा है? तो अगर करंट और लूप सेम डायरेक्शन में हो तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है उसके आगे माइनस साइन आता है। क्या ये पता है आप लोगों को, बताया गया था? यस भाई, थम्स अप दे दिए, मुझे नोट कर दिया है सबने तो मैं मान लेता हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, ओम्स लॉ, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1 बट विद नेगेटिव साइन। किसी को ये डाउट है इसमें? ये जो सर ने आपको नाम भेजे, बेसिकली आप सभी लोग अपना पेपर सर को PDF फॉर्म में भेज दीजिएगा चेक करने के लिए, तो ही वो कर पाएंगे, नहीं तो कर ही नहीं पाएंगे। चैप्टर 2 का आज का नहीं, 2 का आज का तो करना ही है। अच्छा इधर देखिए, अब बात आई B से D, अगर मेरे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस में G कंसीडर कर लूं तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस IgG, एंड करंट एंड लूप सेम डायरेक्शन में, माइनस साइन। इधर देखो D से A, क्या करंट और लूप अपोजिट हो गया? तो अगर अपोजिट हो गया तो साइन पॉजिटिव बन गया, और वैल्यू I2 R2, सबका सम कितना आना चाहिए, 0। किस रूल के अकॉर्डिंगली, KVL, सेकेंड लॉ जो किरचॉफ ने दिया। यहां से मैंने सिर्फ माइनस वाले को RHS में भेजा है और इक्वेशन नंबर 1 बना लिया है। सिर्फ इक्वेशन 1 तक अगर क्लैरिटी हो तो ही मैं आगे जाऊंगा, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। डन, ऑलराइट, गुड, रिस्पॉन्स देते रहना तो मुझे आइडिया लगेगा। दूसरा रूल, दूसरा लूप, BCDB, इस ब्रांच का करंट I1 माइनस IG, रेजिस्टेंस R3, ये तो हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। करंट एंड लूप आर इन द सेम डायरेक्शन, साइन आ गया माइनस। C से D, करंट एंड लूप अपोजिट डायरेक्शन, साइन प्लस, करंट जो था उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, R4 इंटू दिस करंट। एंड D से B, करंट एंड लूप अगेन अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस
IG इंटू जी और सबका सम 0, पूरा लूप हो गया कंप्लीट। सिर्फ इस इक्वेशन को ब्रैकेट्स ओपन करके सिंप्लीफाई किया है और इक्वेशन नंबर 2 बना दी है। यहां तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो यहां से यहां तक। बस यहां तक में कोई डाउट आ रहा है तो पूछ लो। यस टिया, टिया विच इक्वेशन लूप 2 1। ओके, लूप 1 में हम टिया यहां से गए थे ए से बी। जब मैं ए से बी गया तो करंट I1 है, रेजिस्टेंस R1 है, तो I1 R1 हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। अब लूप और करंट सेम डायरेक्शन में, साइन क्या आ गया माइनस। बी से डी, लूप एंड करंट सेम डायरेक्शन में, साइन माइनस। करंट है IG और मैंने रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर का G ही कंसीडर किया है, तो IG इंटू जी हो गया पोटेंशियल ड्रॉप। लास्ट D से A, करंट आ रहा है A से D, मैं जा रहा हूं D से, अपोजिट प्लस, एंड I2 इंटू R2, सबका सम 0। डन। ऑलराइट, और किसी को कोई डाउट? ठीक है। फिर मैंने आपको बताया जब ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या IG का वैल्यू 0 हो जाता है। तो आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जहां जहां पर IG है सबको 0 बना दो। तो आप देखो यहां से ये टर्म गायब हो जाएगी, एक ही टर्म थी, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1 बचेगा। तो देखो I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। तो 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की IG की और बना दिया 3, इक्वेशन नंबर 3। सिर्फ क्या किया है, पुट द वैल्यू ऑफ IG इन इक्वेशन 1 एंड 2, और दो नई इक्वेशन बनेगी। तो 1 में पुट किया, ये वाला पार्ट गायब हो गया, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। सिमिलरली जब मैं 2 में पुट करूंगा तो ये टर्म और ये टर्म, तीनों टर्म गायब हो जाएगी, सिर्फ बचेगी ये I2 R4 और I1 R3। यहां पे लिख दिया, तो इक्वेशन 3 और 4 बन गई। यहां तक पता लगा? विश्वा, क्लियर है तुझे ये वाला पार्ट? जब हमारा सर्किट बैलेंस्ड होता है तो बैलेंस कंडीशन में हम बोलते हैं व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड IG इक्वल्स टू 0। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, मैंने बताया है कि बैलेंस कंडीशन का मतलब क्या होता है, व्हेन नो करंट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो मैं जब बार बार यहाँ पे R3 का वैल्यू चेंज करूंगा तो एक वक्त ऐसा होगा जब इस ब्रांच में कोई करंट पास नहीं होगा। वो मुझे कौन बता देगा? गैल्वेनोमीटर की सुई हिलना बंद हो जाएगी। तो मैंने बोला अगर मान लो मेरा ब्रिज बैलेंस हो चुका है, मतलब IG 0 हुआ। अब IG अगर 0 है तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में IG को 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1, इक्वेशन नंबर 3। डन। ऑलराइट, और वैसे ही इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन 4 बना दी। ओके, पार्श्व दिया नहीं होता है, करना पड़ता है। पहले बैलेंस नहीं है, हम बार बार रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करा करा के उसको बैलेंस करवाएंगे, तभी मेरा ये R1 बाय R2 R3 बाय R4 के बराबर हो पाएगा। देख लो यहां पर, अगर मैं 3 और 4 को डिवाइड करूं तो I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, जो डिराइव करना था बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4। तो जब ब्रिज बैलेंस होता है तब R1 R2 R3 R4 के बीच में ये रिलेशनशिप होता है। यही मैं आपको पहले थ्योरेटिकली बता रहा था, यही मैंने अभी प्रूफ किया। तो अब इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं वापस बता दूंगा। वी हैव टाइम 3 to 4 मिनट्स। बोल पाश। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बोला कि ये वाला ब्रिज बैलेंस स्टेट में कि ये होता ही है। मैंने जब R1 R2 इनिशियली लगाए तब कुछ बैलेंस स्टेट नहीं है, सब जगह करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसकी वैल्यू चेंज कराने लगा, एक नई वैल्यू डाली, ये तो अभी भी हिल रहा है। फिर दूसरी वैल्यू सेट की, ये अभी भी हिल रहा है। तीसरी वैल्यू सेट की, ट्रायल एंड एरर तब तक करता रहूंगा जब तक इसकी सुई हिलना बंद नहीं होगी। ओके, अब मान लो मतलब मुझे मिल गई, मुझे एक ऐसा रेजिस्टेंस मिला जब इसकी सुई हिलना बंद हो गई, तो मैं बोलूंगा मेरा ब्रिज बैलेंस हो गया। ओके, पर इधर तो हम पहले तो अज्यूम ही कर रहे हैं ना।
मैंने अज्यूम करके पहले तो मैंने सब में करंट को फ्लो करवाया, उसके अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाई। फिर मैंने बोला कि चलो मेरे इतनी सारी मेहनत करने के बाद मेरा ब्रिज बैलेंस हुआ, मतलब IG 0 हो गया। ओके तो उस केस में ये दो इक्वेशन ऐसी दिखने लग जाएगी। यस सर। एंड देन डिवाइड करूंगा तो आंसर। तो R1/R2 का वैल्यू R3/R4 के बराबर सिर्फ कब आया? जब ब्रिज बैलेंस था, पहले नहीं आ रहा है। ब्रिज के बैलेंस होने पर ही ये वैल्यू आएगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपसे कोई बैलेंस स्टेट पूछे तो आप ये बताइएगा कि IG का वैल्यू 0 हो, उसको बैलेंस स्टेट बोलते हैं। और उस केस में ये चारों रजिस्टर इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। 3 की वैल्यू दी हो तो चौथी फाइंड आउट कर। So this completes your meter, basically ये Wheatstone bridge। अब ये मेथड क्यों ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू R इज इक्वल टू V/I, उसके लिए मैंने आपको अगेन वीडियो तो डलवा ही दिया है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपनी नेक्स्ट क्लासेस से पहले मैंने आपको पोटेंशियोमीटर का भी एक 3 वीडियो डलवाए। पोटेंशियोमीटर आज ही डलवाए हो, पोटेंशियोमीटर और उसके 2 डेरिवेशन मैं क्लासेस में करवाऊंगा। बट पोटेंशियोमीटर एक ऐसा टॉपिक है जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को समझने में। तो मैं चाहूंगा अगर आप एक बार क्लास में देख कर आओगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और बेटर डाउट्स आएंगे, रादर क्लास में कंफ्यूजन में रहो और खुद से सेल्फ स्टडी करके बाद में पंगे। तो मैंने एक पोटेंशियोमीटर का एक डेरिवेशन एक वीडियो अपलोड करवा दिया है, मैं चाहूंगा वो अच्छे से देख के आओ। बड़ा जोरदार टॉपिक है, समझ में नहीं आता हर किसी को एक बार में। तो इसलिए मैं चाहूंगा अगर आप क्लास में आके ऑलरेडी कुछ अंडरस्टैंडिंग के साथ आओगे तो क्लास ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। अदरवाइज क्या होगा, फिर रिकॉर्डिंग देखोगे फिर जाओगे, वो टीडियस हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं मीटर ब्रिज और उसकी न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, और ये सेशन एंड करवा दूंगा जितना करवा सकता हूँ। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर और लास्ट टॉपिक बचेगा आपका चैप्टर नंबर 3 का, फिर 4 स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के सबसे बड़े 4 चैप्टर है, इनको खत्म करवाने में टाइम लगता है, उसके बाद चीजें दौड़ती है। तो भाई चलिए, अब ऑल द बेस्ट, टेस्ट है, बाय बाय।